गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप लोग सभी प्लीज म्यूट रखें अपना। चलिए, क्वेश्चन जो किया था वो इंसिजन वाला। एक्चुअली देखिए कुछ नहीं, ये वेरी करता है फीमेल टू फीमेल। यदि हमें सेम जगह पर या सेम साइट पर फिर से एक इंसिजन देना है नेक्स्ट डिलीवरी में, नेक्स्ट सिजेरियन में, तो 5 से 6 साल के बाद दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी रिस्की रहता है एक्चुअली वो। अगर हम सेम साइट पर फिर से दे रहे हैं इंसिजन तो वो रिस्की रहेगा। बाकी यदि इमरजेंसी है तो फिर दिया जा सकता है। वैसे तो देखिए, फर्स्ट हमने बताया था किस तरह से देंगे, वर्टिकल देते हैं। फर्स्ट वर्टिकल दे दिया, सेकेंड हम कैसा देंगे, हॉरिजॉन्टल देंगे, है ना। अब थर्ड टाइम अगर जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर वर्टिकल फिर से दिया जा सकता है कि इमरजेंसी के केस में करेंगे ये प्रोसीजर जो है इमरजेंसी। अब देखिए, प्रेग्नेंट तो फीमेल हो ही गई, प्रेग्नेंट हो गई और सिजेरियन होना भी जरूरी है, तो अब क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा तो फिर कुछ ना कुछ करेंगे, है ना। फिर भी लेकिन कोशिश ये करेंगे कि आसपास दिया जाए, यहाँ पर दिया जाए, ठीक है ना। आसपास जो है कोशिश करते हैं। दीपेश जी माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। माइक और वीडियो दोनों ऑफ करिए आप। यस राठौर। इसके बाद प्लीज आप लोग अपना म्यूट रखें सभी। घनश्याम यादव जी प्लीज आप म्यूट रखिए। दीपेश राठौर जी आप भी म्यूट करें। आप सभी अपना म्यूट रखिए। हम रिमूव कर रहे हैं जिन लोगों के मुंह नहीं है म्यूट, हम उन्हें रिमूव कर रहे हैं। प्लीज आप लोग अपना म्यूट रखें, नहीं तो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। अरे शर्मा सर वीडियो म्यूट कर लीजिए प्लीज। चलिए, तो आगे की बात करें। अब तो किसी को कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड होंगे नहीं, डिलीवरी और प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तो जल्दी से अपन सेल डिवीजन और देख लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक भी अपना रुका हुआ है। सर हेलो जी बोलिए बोलिए। बच्चा पूर्ण तरह कब किस मंथ में बनता है? पूरी तरह मतलब पूरा सेम आकार का, पूरा सेम हाथ पैर सब? देखिए, हाथ पैर और ये सब जो है 3 मंथ में पूरी तरह से बन चुका होता है। मतलब जैसे ही 4th मंथ लगेगा, ठीक है ना। तो 4th मंथ में एक्चुअली क्या होता है, 4th और 5th मंथ में हम ये मान सकते हैं, 4th और 5th मंथ में पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि ये ह्यूमन बीइंग का बेबी है। मीन्स वो जो है प्रॉपर तरीके से उसके हाथ पैर भी पूरे डेवलप हो चुके होते हैं, लिवर बन चुका होता है, इंटरनल ऑर्गन बन चुके होते हैं। इंटरनल ऑर्गन तो 3 मंथ्स में ही बन चुके होते हैं, पूरे इंटरनल ऑर्गन। अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे सिर है, हाथ पैर है ना, फिंगर्स हैं, जेनाइटल्स हैं, ये 4th और 5th मंथ में पूरी तरह से बन चुके होते हैं। इसके बाद जो लास्ट होता है, मतलब 7th 8th और 9th, मतलब लास्ट ट्राइमेस्टर जिसको हम बोलते हैं, वहां पर कोई नई चीज नहीं बनती है। वहां पर क्या होगा, वहां पर ओनली अब ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट नहीं होगी, अब ग्रोथ होगी वहां पर, ठीक है ना। सर सुनाई भी उसको देने उसकी मतलब जो होता है फीटस होता, उसकी जब हार्ट बीट कौन से महीने में स्टार्ट हो जाती है? ये पहले हम रिमूव कर दें, जिन जिन के म्यूट नहीं है उनको थोड़ा रिमूव कर दें, फिर अपन आगे देखते हैं।
उसमें आवाज क्यों नहीं आ रही है? लास्ट समथिंग की आवाज घनश्याम यादव जी म्यूट करिए। चलिए, बाकी अब कोई भी अनम्यूट ना करे। आप वीडियो भी जो है म्यूट कर दीजिए अपना, घनश्याम यादव जी। फिर वो आप सभी की स्क्रीन पर दिखने लगते हैं। एक्चुअली क्या होगा कि आप सभी की स्क्रीन पर दिखने लगेंगे, फिर वो हमारा वीडियो नहीं आएगा, तो प्रॉब्लम होती है और स्टूडेंट्स को। चलिए, तो समझ में आया एक्चुअली क्या होता है? वो घनश्याम यादव जी आपको बोला है। यस सर। चलिए सर, अब शुरू करते हैं। छोटा सा और सुनाई कब देता है उसको? किस मंथ में सुनने, मतलब कि उसको वो होने लगता है कि आप अपन बाहरी आवाज उसको सुनाई दे? मैं समझे नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं, मतलब कि बाहरी आवाज जो अपन लोग करते हैं, बात सर वो करते हैं, पेल्पिटेशन की बात कर रहे हैं। पेल्पिटेशन उनकी पल्स कब से कब चलने शुरू हो जाती है बच्चे की, बेटी की पल्स वगैरह? देखिए, उसकी धड़कन कब सुनाई देती है? अच्छा, मतलब हियरिंग, जैसे बाहर के साउंड जो है वो बच्चे जब सुनने लगता है, 4th मंथ 5th मंथ में उसको सुनाई भी देने लगता है। 4th मंथ 6th मंथ में, है ना, वो बाहर जितना चल रहा है, बाहर जितनी आवाजें आ रही हैं, वो आवाजें बच्चा सुनने लगता है 4th मंथ और जो है 5th मंथ के अंदर, है ना। 4th से 5th मंथ अपन इसको मानते हैं कि हियरिंग मतलब उसके ईयर का कनेक्शन उसके ब्रेन से हो चुका होता है प्रॉपरली। यदि हम कनेक्शंस की बात करें, पूरे वायरिंग जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल बोलचाल की भाषा में, कि ईयर की वायरिंग उसके ब्रेन से हो चुकी होती है, तो 4th 5th मंथ में उसको बाहर का सुनाई भी देने लग जाता है। ठीक है ना जानकी जी? यस सर। चलिए, सर एक क्वेश्चन पूछ सकते? अब नहीं पूछ सकते, अब बाद में पूछिएगा। मैडम पहले क्लास करने दीजिए, उसके बाद आखिरी 10 मिनट में सवाल कीजिए आप। क्लास कर लें, उसके बाद आप पूछिएगा। चलिए, अब बात करते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसलिए हम बात कर रहे हैं इसकी, सेल डिवीजन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, सेल डिवीजन। एक्चुअली सेल डिवीजन क्या होता है हम अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सेल डिवाइड होती क्यों है, सेल डिवीजन होता क्यों है। इसका आंसर कौन देगा कि सेल डिवाइड हो क्यों रही है, क्यों उसका डिवीजन देखने को हमें मिलता है। चलिए सुन लीजिए, नहीं तो फिर अभी आप सभी लोग अपना अनम्यूट करने लगेंगे। सर जैसे जैसे बॉडी का डेवलपमेंट होने लगता है, ऑर्गन बनने लगते हैं, तो अलग अलग सेल की जरूरत पड़ती है, इसलिए सेल डिवीजन होता है। वेरी गुड राधेश्याम जी। देखिए एक्चुअली क्या है सेल डिवीजन का मतलब, तो पहले हम ये देखें कि सेल डिवीजन का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लो ये एक सेल है, ये आगे चल के क्या बनाएगी, 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी। ये आगे चल के क्या बनाएगी, 2 सेल बनाएगी। फिर आगे चल के ये 2 सेल बनाएगी, ये भी क्या बनाएगी, 2 सेल बनाएगी। घनश्याम यादव जी प्लीज म्यूट तो रखिए आप अपना। देखिए एक सेल की, इस एक सेल ने क्या करा, एक ये सेल बना ली और 2 ये बना ली, मतलब एक सेल ने 2 सेल बना ली। फिर आगे चल के अगेन ये वाली जो सेल रहेगी ये भी 2 सेल बना लेगी। ये वाली जो सेकंड नंबर की सेल रहेगी ये भी क्या करेगी, 2 सेल बनाएगी। तो इस तरह से जो डिवीजन हमें देखने को मिलता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन बोलते हैं, या फिर इसको हम सेल साइकिल के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसी प्रोसेस को यदि एग्जाम में सेल साइकिल आए तो यही लिखना है, सेल अगर आप लोग म्यूट नहीं कर रहे हैं, आप लोग कितना डिस्टर्ब कर रहे हैं। सर आप ऑल म्यूट कर लीजिए ना सर प्लीज। एक ऑप्शन यही रह जाता है कि उनको हम बाहर कर दें, है ना। चलिए जल्दी से देखें, तो सेल डिवीजन या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेल साइकिल बोल सकते हैं। सिंपली सेल साइकिल के नाम से भी ये आ सकता है और सेल डिवीजन के नाम से भी आ सकता है। तो सेल डिवीजन का मतलब क्या हुआ, तो मतलब ये होता है सेल डिवीजन का, जैसे कि एक सेल है, ये एक सेल क्या करेगी, 2 में डिवाइड होगी। फिर अगेन जो 2 में डिवाइड हुई वो अगेन क्या करेंगी, 4 सेल बना लेंगी। तो इस तरह एक सेल थी, एक सेल ने 4 बना लिए, फिर 4 से 16 सेल बन जाएंगी, फिर 32 सेल्स बनेंगी, फिर 64 सेल्स बनेगी। इस तरह से सेल डिवाइड होती है
को हम क्या बोलते हैं, सेल साइकिल बोल सकते हैं या फिर सेल डिवीजन बोलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा ये उठता है कि सेल डिवाइड होती क्यों है। तो सेल डिवाइड क्यों होती है, जब तक ये सेल डिवीजन नहीं होगा तब तक हमारी ग्रोथ भी नहीं होगी। हम पहले छोटे से थे, है ना, जब हम इस दुनिया में आए थे तो हमारा साइज ठीक कितना छोटा था, धीरे धीरे हम बड़े होते जा रहे हैं। तो ये बड़े क्यों हुए हम, बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन, क्योंकि हमारी सेल क्या हुई, डिवाइड होकर वो उसमें क्या हुई, हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ हुई। या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, सिर्फ हम ही नहीं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो दूसरे एनिमल्स हो, है ना, पहले एनिमल्स छोटे होते हैं, प्लांट भी छोटा सा होता है, फिर प्लांट भी धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, बड़ा हो रहा है। तो ये बड़ा क्यों हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन, क्योंकि सेल जब तक डिवाइड नहीं होगी तब तक उसके अंदर ग्रोथ नहीं होगी। तो पहला तो ये रीजन रहा सेल को डिवाइड होने के पीछे कि ग्रोथ के लिए सेल डिवाइड क्यों होती है, बॉडी की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए। दूसरा, इंजरी को हील करने के लिए। फॉर द एग्जाम्पल, मान लो हमें कहीं चोट लग जाती है, कि कहीं हमारे ब्लीडिंग होने लगती है, तो कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं वहां पर एक स्कार बन जाता है, और फिर महीने भर बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद देखेंगे तो हमें पता भी नहीं चलता कि वहां पे चोट लगी थी। वो एक अलग चीज है। यदि जो है डीप फेसिया यदि अफेक्ट होता है, यदि मान लो बाहर से स्किन में ही चोट लगी है, स्किन में एक स्क्रैच आया है, तो कुछ समय के बाद वो स्क्रैच हमें दिखेगा भी नहीं। तो ये क्यों नहीं दिखा, बिकॉज ऑफ जहां पर स्क्रैच आया था, मान लो ये हमारा स्क्रैच आया था, तो स्क्रैच के आसपास उस सेल ने क्या करा, डिवीजन किया। उस सेल ने डिवीजन करके वहां पर ग्रोथ करवा दी, और हम जो है वहां पर जो जब ग्रोथ हो जाएगी तो स्कार भी चला जाएगा। तो इंजुरी को हील करने के लिए भी क्या होती है, सेल डिवाइड होती है। साथ में एक और इसका फंक्शन होता है, या 3 हम कह सकते हैं कि सेल का डिवीजन। एक तो हो गया ग्रोथ करने के लिए, दूसरा हो गया पर्टिकुलर इंजुरी को हील करने के लिए, हील अप करने के लिए भी सेल का डिवीजन जो है डिवाइड होना जरूरी है, सेल का डिवीजन असेंशियल है। तीसरा, गैमेट्स बनाने के लिए। अब गैमेट्स क्या होते हैं, गैमेट्स को यदि हम देखें तो तीसरा इसका हो जाएगा, जो गैमेट्स होते हैं, मेल और फीमेल में अलग अलग गैमेट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि मेल में यदि हम देखें, स्पर्म की यदि हम बात करें तो स्पर्म क्या एक सेल है। फीमेल की बात करें तो फीमेल में ओवा क्या है, ओवा भी एक सेल है। एक सेल ले लिया है ना, स्पर्म क्या है, एक सेल है ना, अपन पढ़ चुके हैं। तो स्पर्म भी एक सेल होती है, ओवा भी एक सेल होती है, ठीक है ना। अब ये स्पर्म आया कहाँ से, टेस्टिस से आया है, ठीक है ना, टेस्टिस से आया है ना। और ये ओवा कहाँ से आया है, ओवरी से आया है। ओवरी क्या फॉर्म कर रही है, ओवा। टेस्टिस क्या फॉर्म कर रही है, स्पर्म। तो ये जो दोनों चीजें हैं, एक तो स्पर्म और एक ओवरी, ये दोनों क्या है, गॉनेट्स कहलाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, गॉनेट्स। तो गॉनेट्स के डेवलपमेंट्स के लिए, ठीक है ना, जब तक गॉनेट्स नहीं होंगे तब तक कोई नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा ही नहीं इस दुनिया में। पहले तो जरूरी किसकी, मतलब जो है असेंशियल चीज क्या है, स्पर्म और ओवा से पहले असेंशियल क्या है ह्यूमन बॉडी में, ये गॉनेट्स। तो जब तक ये गॉनेट्स नहीं बनेंगे, जब तक इस गॉनेट्स की क्या नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी, तब तक इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में कोई नया ऑर्गेनिज्म आना ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस गॉनेट्स के डेवलपमेंट के लिए, इस गॉनेट्स के डेवलपमेंट के लिए भी क्या होती है, ये गॉनेट्स किससे मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना है। तो जब इसके अंदर क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, या हम कह सकते हैं जब उसमें डिवीजन होगा, बार बार डिवीजन होगा, 1 सेल 2 सेल बनाएगी, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे। तो इस तरह से जब सेल बनेगी तब क्या होगा, ये क्या कर रहा है, इस तरह से हेल्प कर रहा है। तो सेल के डिवीजन गॉनेट्स के फॉर्मेशन के लिए भी असेंशियल होता है। तो इसीलिए सेल डिवाइड होती है। तो 3 चीजें हमें याद रखना है। पहली चीज हमें क्या याद रखना है कि ग्रोथ करवाने के लिए सेल का डिवीजन असेंशियल होता है। दूसरी चीज हमें क्या याद रखना है कि इंजुरी को हील अप करने के लिए सेल का डिवीजन जो है, डिवीजन असेंशियल है। असेंशियल मतलब जरूरी है। और तीसरा जो है, गॉनेट्स के डेवलपमेंट के लिए, गॉनेट्स को बनाने के लिए सेल का डिवीजन असेंशियल है। अब सेल साइकिल की बात करें, सेल डिवीजन होता कैसे, तो देखिए सेल डिवीजन कुछ स्टेजेस में होता है। ये स्टेजेस ही हमें पढ़नी है कि सेल का डिवीजन किन किन स्टेज में होता है। जब सेल डिवाइड होती है तो उसके अंदर कुछ स्टेजेस होती हैं। फॉर द एग्जांपल, जैसे कि एक सेल है, जब ये 2 सेल में डिवाइड होगी, एक सेल
दो सेल के अंदर जब डिवाइड होगी तो यहां से यहां तक के लिए कुछ स्टेजेस हमें देखने को मिलेगी। एक सेल जब दो सेल के अंदर डिवाइड होगी तो अभी अपन देखेंगे किस तरह से होगी। जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको हम पढ़ा भी रहे हैं और आप लोगों की तरफ से ये क्वेश्चन आया भी था इसके बारे में, इसलिए और इम्पोर्टेंट भी था, इसलिए हमने सोचा कि इसकी एक पर्टिकुलर क्लास ही हम ले लेंगे। तो एक सेल जब दो सेल के अंदर डिवाइड हो रही है तो कुछ स्टेजेस से होकर गुजर रही है, ठीक है ना। तो मेनली दो तरह के स्टेज होती है, या हम बोल सकते हैं दो तरह के फेज होते हैं। कौन कौन से? यहाँ पर हमें दो तरह की स्टेजेस देखने को मिलेंगी मेनली। कौन कौन सी? पहली स्टेज का नाम है इंटरफेस। इंटरफेस इंटरफेस को हिंदी में क्या बोलते हैं ये हमें मिल नहीं रहा है, हमें याद नहीं है, या सीधा सा हम बताएं हमें आता ही नहीं है कि इसको इंटरफेस को हिंदी में क्या बोलेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, और इंटरफेस से यदि आप लोग याद रखें तो और अच्छी बात है। इंटरफेस सिंपल तो है, इंटरफेस पहली फेज का नाम है इंटरफेस, ठीक है ना। और दूसरा फेज जो होता है उसे हम बोलते हैं डिवीजन फेज। डिवीजन फेज। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि जब एक सेल दो सेल में डिवाइड होती है 25,000 जीत गया, सपना नहीं है, सच बता रहा हूँ भाई। ज़ूबी में खेलो लूडो जैसे मैं खेलता हूँ और जीतो लाखों तक के कैश प्राइज। साथ ही अपनी विनिंग्स को अपने अकाउंट में सटक से ट्रांसफर करो यूपीआई से। ये देखो, और सबसे बड़ी बात यहाँ है एकदम फेयर गेम। 7 करोड़ से भी ज्यादा लोग ज़ूबी पे लूडो खेलते हैं। तो ज़ूबी.com पे जाओ, ऐप डाउनलोड का बटन दबाओ और ज़ूबी में खेलो लूडो, इंडिया का अपना गेम। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है, जिम्मेदारी से खेलें। में क्या होता है? सेल प्रिपेयर होती है डिवीजन के लिए। जैसे कि मान लो ये एक सेल है, ये सेल क्या करेगी? ये पहले प्रिपेयर होगी ना, तब तो ये डिवाइड कर पाएगी अपने आप को। तो ये जो प्रोसेस होती है कि सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही है कि उसको डिवाइड होना है, तो ये किस फेस में हो जाता है? ये इंटरफेस के अंदर आता है। इंटरफेस में क्या हो रही है? सेल प्रिपेयर हो रही है, अपने आप को रेडी कर रही है कि मुझे डिवाइड होना है, 1 से 2 में डिवाइड होना है। दूसरा, अब डिवीजन फेज, यहाँ पर नाम से ही समझ में आ रहा है। डिवीजन फेज में क्या होगा? डिवीजन फेज में ये एक सेल से दो सेल में डिवाइड हो जाएगी। मतलब मेन रियली यदि ट्रू डिवीजन की बात करें तो डिवीजन फेज में देखने को मिलता है। और डिवीजन फेज से पहले की एक और स्टेज होती है, ये जस्ट पहले की स्टेज होती है कि अपने आप को प्रिपेयर कर रही है। अब एक क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि प्रिपेयर करने के लिए क्या करेगी, है ना, किस तरह से प्रिपेयर होगी? तो सिंपली देखिएगा ये किस तरह से प्रिपेयर होती है। अब हम जानते हैं सेल के अंदर क्या क्या होता है, कई सारी चीजें होती हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, इंटरफेस की बात कर रहे हैं। ये मान लो एक सेल है, ये एक सेल है। सेल के अंदर क्या है? सेल के अंदर साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये सब चीजें देखने को मिलेगी ना, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, साइटोप्लाज्म। और क्या देखने को मिलेंगे? यहाँ पे क्रोमोसोम। सेल के मेन काम यहाँ क्रोमोसोम्स का ये है ना। तो न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं? क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। और क्या देखने को मिलेगा? इसमें सेंट्रियोल भी देखने को मिलता है। और सेंट्रियोल कहाँ होता है? ये सेंट्रियोल होता है जो हमारा ये दिख रहा है ना, ये जो न्यूक्लियस दिख रहा है, तो न्यूक्लियस के बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। जैसे ये बाहर की ये सेल की मेम्ब्रेन है, जिसको हम क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। जैसे बीच में न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। और इस न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के जस्ट साइड में ही हमें सेंट्रियोल देखने को मिलता है, सेंट्रियोल। और आप लोगों को याद होगा ये सेंट्रियोल ही क्या करता है? डिवीजन में हेल्प करता है। किस तरह से करता है वो अभी अपन देखेंगे। कि डिवीजन जो है वो सेंट्रियोल, जिन सेल्स के अंदर सेंट्रियोल होता है वही सेल क्या करती है? डिवाइड करती है। जैसे स्पर्म के अंदर हमें सेंट्रियोल देखने को मिलता है, लेकिन ओवा के अंदर हमें सेंट्रियोल देखने को नहीं मिलता, इसलिए ओवा डिवाइड नहीं करता। ओवा को डिवाइड करने में हेल्प कौन करता है? स्पर्म, है ना। फ्यूजन के बाद वो अपन रिप्रोडक्शंस में देख चुके हैं, रिप्रोडक्टिव लेक्चर
वहां पर आप लोग याद करिए, वहां हमने बताया था किस तरह से हेल्प करता है। अभी अपन यहाँ पर अपना जो है ध्यान कंसीडर करें कि क्या हो रहा है। तो देखिए सेंट्रियोल जो है वो कहाँ पर है, सेल जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होती है उसके जस्ट साइड में, और ये डिवाइड करेगा। तो ये सब चीजें हमें एक सेल के अंदर मिलती हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, इंटरफेस में ये प्रिपेयर किस तरह से कर रही है, इंटरफेस में इसका ये अपनी कॉपी बनाती है। क्यों कॉपी बना रही है, जैसे कि इसको एक सेल से 2 सेल में डिवाइड होना है ना, एक सेल से कितने सेल में डिवाइड होना है, इसको 2 सेल के अंदर डिवाइड होना है। तो अब मान लो एक माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये क्या करेगी, 2 माइटोकॉन्ड्रिया बना लेगी। क्यों, क्योंकि एक माइटोकॉन्ड्रिया यहां भी चाहिए और माइटोकॉन्ड्रिया यहां भी चाहिए, ठीक है ना। तो 2 माइटोकॉन्ड्रिया हो गए। गोल्गी ऑपरेटस, एक यहां भी चाहिए एक यहां भी, तो ये क्या करती है, अपनी कॉपी बनाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डुप्लीकेट कॉपी की यदि हम बात करें तो इसमें क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं इंटरफेस के अंदर, जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ये अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं। क्रोमोसोम्स के साथ भी यही होता है, क्रोमोसोम्स भी अपनी क्या करते हैं, डुप्लीकेट कॉपी बनाने लगते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें, ये मान लो एक क्रोमोसोम से क्रोमोसोम्स इस तरह से होता है ना, ये मान लो क्रोमोसोम्स है, ये क्या है, क्रोमोसोम्स, एक क्रोमोसोम्स है। तो अब ये क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, इसके पास डुप्लीकेट कॉपी भी बन जाएगी। मतलब डुप्लीकेशन हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेशन होता है। किसमें होता है, ये इंटरफेस में होता है क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेशन। एक क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम्स बना लेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मान लो ये हमारे कितने 2 क्रोमोसोम्स है, एक क्रोमोसोम्स ये था, दूसरा क्रोमोसोम्स ये था। तो जब ये डिवाइड होने वाली होगी सेल, तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स की क्या बन जाएगी, एक और कॉपी बन जाएगी, एक और सेम वैसी ही कॉपी बन जाएगी। और ये कॉपी बन क्यों रही है, क्योंकि 2 सेल बनना है। तो जब कॉपी बनेगी तभी तो वो जो क्रोमोसोम्स है वो दूसरी सेल में जा पाएंगे। तो ये पूरी की पूरी जो डुप्लीकेशंस करने की, या हम कह सकते हैं कॉपी करने की जो प्रोसेस होती है, ये पूरी की पूरी प्रोसेस कहाँ हो जाती है, हमारी इंटरफेस के अंदर हो जाती है। तो इंटरफेस में क्या हो रहा है, सेल डिवाइड होने वाली है। अब सेल डिवाइड होने वाली है तो सेल के अंदर के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनने लगी। क्यों बन रही है वो भी हमने बता दिया। एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट होने वाली है, तो वही मटेरियल इस वाली सेल में चाहिए, वही पूरे मटेरियल हमें किसमें चाहिए, दूसरी सेल में चाहिए। तो दूसरी सेल में जाने के लिए हमें डुप्लीकेट कॉपी की जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरे के पूरे मटेरियल एक ही सेल के अंदर आ गए। दूसरी सेल में भी उतने ही मटेरियल आएंगे, क्रोमोसोम्स में भी यही होता है, ठीक है ना। ये क्रोमोसोम्स भी अपनी डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं। इतनी बात समझ में आई तो आगे बढ़े। अब देखिए सेकंड की बात करें, दूसरा जो है इंटरफेस के बाद, अब सेकंड में इंटरफेस में क्या हुआ, इसने अपने आप को रेडी कर लिया, सेल ने डुप्लीकेट कॉपी बना ली मटेरियल की, और अब क्या करना है, सेल डिवाइड होना है। तो दूसरी फेज क्या होती है, सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन जो है, अब क्या होगा, सेल डिवीजन में ये अपने आप को डिवाइड करेगी, ठीक है ना। कुछ स्टेजेस होती है उसमें भी, वो अभी अपन आगे देखेंगे। सेल डिवीजन 2 तरह का होता है, याद रखना। सेल डिवीजन कितनी तरह का होता है, 2 तरह का। एक होता है माइटोसिस, माइटोसिस डिवीजन। पहला डिवीजन का नाम है माइटोसिस डिवीजन, दूसरे डिवीजन का नाम है मियोसिस डिवीजन, मियोसिस। तो सेल डिवीजन भी कितने तरह का हो गया, 2 तरह का हो गया, माइटोसिस डिवीजन और मियोसिस डिवीजन। अब ये माइटोसिस डिवीजन क्या है, मियोसिस डिवीजन क्या है, इसको भी जरा सा जल्दी से देख लेते हैं। माइटोसिस डिवीजन का मतलब होता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है समसूत्री। माइटोसिस को क्या बोलेंगे हम, समसूत्री विभाजन। माइटोसिस को कहा जाता है समसूत्री विभाजन। माइटोसिस मतलब समसूत्री, और मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। अब देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है समसूत्री विभाजन। समसूत्री का क्या मतलब हुआ, सबसे पहले हम माइटोसिस को देखें। समसूत्री का क्या मतलब हुआ, मान लो ये एक सेल है और इसके अंदर एक न्यूक्लियस है। सेल के अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस,
और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स है। मान लो इस न्यूक्लियस के अंदर कितने क्रोमोसोम्स है, 4। कितने हैं, 4 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है ना, हम समझने के लिए समझ लेते हैं, अभी एक एग्जांपल दे रहे हैं, 4 क्रोमोसोम्स नहीं होते, ठीक है ना, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बीइंग के, भी हम जानते हैं। लेकिन मान लो 4 क्रोमोसोम्स हैं इस न्यूक्लियस के अंदर। अब जब ये सेल, यही सेल क्या करे, आगे चल के 2 सेल बनाएगी। ये सेल क्या करेगी, जब डिवाइड होगी तो 2 सेल बनाएगी ना। तो इसके न्यूक्लियस में भी 4 क्रोमोसोम्स रहेंगे, इसके न्यूक्लियस में भी 4 क्रोमोसोम्स रहेंगे। मतलब समसूत्री का मतलब होता है समान सूत्र। सूत्र मतलब यही क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स को हिंदी में गुणसूत्र कहा जाता है ना। मतलब सूत्र वर्ड जो है वो क्रोमोसोम से रिलेटेड है। या तो हम उसको इंग्लिश में क्रोमोसोम्स बोल लें, या हिंदी में हम क्या बोल लें, गुणसूत्र। तो ये जो सूत्र वर्ड आया है समान, सम मतलब समान, तो 4 क्रोमोसोम्स थे यहाँ पर, तो वही समान क्रोमोसोम्स हमें उसके डॉटर सेल में भी मिलेंगे। देखिए जो मेन सेल होती है इसको हम बोलते हैं मदर सेल। ये वाली कौन सी सेल हो गई, मदर सेल, और ये इसकी डॉटर सेल हो गई। तो मतलब अगले जो डॉटर सेल रहेगी, मतलब एक सेल से दूसरी सेल जब 2 सेल्स बनेंगी, तो इसके अंदर भी यदि 4 थे तो यहाँ भी 4 ही रहेंगे। ठीक है ना, तो कैसे रहेंगे 4, ये अभी अपन आगे देखेंगे। ठीक है ना, घबराने वाली बात नहीं है कि कैसे 4 हो जाएंगे। जब डिवाइड होगी तो 4 कैसे रहे, 4 तो यहाँ थे तो 4 यहाँ कैसे आ गए, वो अभी अपन बात करेंगे, पूरी प्रोसेस को समझेंगे। जादू से नहीं आ जाएंगे 4, है ना, कोई मंत्र तो फूंक नहीं दिया कि यहाँ भी 4 थे, यहाँ भी 4 आ गए। किस तरह से ये 4 हुए, पूरी प्रोसेस अपन डिटेल में पढ़ेंगे, अभी घबराने वाली बात नहीं। तो समसूत्री में क्या रहा, इसको ही हम बोल रहे हैं इंग्लिश में माइटोसिस। माइटोसिस मतलब समसूत्री, और समसूत्री का मतलब हुआ जितने क्रोमोसोम्स पहले वाली सेल में थे और उससे जब 2 सेल्स बनेंगी तो उसमें भी उतने ही क्या रहेंगे, सेल्स रहेंगे। आवाज आ रही ना हमारी आप लोगों को? यस सर। ओके, चलिए आगे बात करें मियोसिस। अब मियोसिस क्या होता है, मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री। अब नाम से समझ में आ रहा होगा, अर्धसूत्री मतलब जो मदर सेल रहेगी, जो फर्स्ट सेल, मदर सेल मतलब जो फर्स्ट सेल है, तो जो फर्स्ट सेल रहेगी उसमें जितने क्रोमोसोम्स हैं उसकी डॉटर सेल के अंदर उसके आधे क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। इसे हम क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री। जैसे फॉर द एग्जांपल, मान लो ये एक मेन सेल है और इसके अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेंगे, हमें क्रोमोसोम्स मिलेंगे। मान लो यहाँ भी 4 क्रोमोसोम्स है, मान लो एग्जांपल यहाँ पर 4 क्रोमोसोम्स थे, तो ये जो एक सेल जब आगे चल के क्या करेगी, 2 सेल बनाएगी, ये भी 2 सेल बनाएगी, क्योंकि डिवीजन हो रहा है ना। तो जब ये 2 सेल्स बनाएगी तो इसकी सेल्स में, इसकी डॉटर सेल्स में, अब यहाँ पर इसके न्यूक्लियस, जो इसका न्यूक्लियस रहेगा, यहाँ 2 रहेंगे और यहाँ भी 2 रहेंगे। ठीक है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मियोसिस। कि जब मेन बड़ी सेल में या जो मदर सेल थी उसके न्यूक्लियस में 4 थे, और जब उसकी डॉटर सेल बनी, जब इस सेल ने डिवाइड किया तो यहाँ भी 2 जो है क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, यहाँ भी 2 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। तो यहाँ क्या हुआ, अर्धसूत्री। अर्धसूत्री मतलब आधे आधे क्या हो गए, डिवाइड हो गए। क्रोमोसोम क्या हुए, आधे यहाँ चले गए, आधे यहाँ चले गए। तो इस तरह का जो डिवीजन होता है इसे हम बोलते हैं मियोसिस डिवीजन। ठीक, इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़े। अरे बताइए, समझ में आया, आगे बढ़े। यस सर। चलिए, ओके। तो इस तरह से सेल डिवीजन 2 तरह का होता है। पहला हो गया हमारा माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस मतलब समसूत्री, कि मींस क्रोमोसोम्स जो है वो सेम रहेंगे। और दूसरा था हमारा मियोसिस डिवीजन। मियोसिस मतलब अर्धसूत्री, मतलब क्रोमोसोम्स हाफ डिवाइड हो जाएंगे। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइटोसिस। माइटोसिस मतलब समसूत्री। तो आज का लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं माइटोसिस। माइटोसिस मतलब समसूत्री। समसूत्री से आपको याद रहेगा, समसूत्री मतलब क्रोमोसोम्स जो है वो डिवाइड नहीं होंगे। क्रोमोसोम्स जो है वो उतने ही रहेंगे जितनी पहले वाली सेल में थे। तो शुरू करते हैं हम समसूत्री।
अब देखिए माइटोसिस डिवीजन में जब हम देखें तो ये दो स्टेजेस में मेनली दो तरह की स्टेज होती है, ठीक है ना। माइटोसिस में भी कितनी स्टेज होती हैं? दो स्टेज होती हैं। कौन कौन सी? पहली और दूसरी। ये पहली स्टेज है और यहाँ पर हम दूसरी स्टेज लिखेंगे। तो दो तरह की स्टेज होती है। पहली स्टेज को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। पहली वाली स्टेज को हम क्या बोलेंगे? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का भी हिंदी मीनिंग हमें नहीं पता, ठीक है ना। पता करके हम बता देंगे कि कैरियोकाइनेसिस को हिंदी में क्या, जिस चीज की हिंदी मीनिंग नहीं पता तो फिर कैसे बता दें। तो कैरियोकाइनेसिस अभी याद रखें, हमें पता होना ये चाहिए कि किस चीज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो टर्म आप ऐसे ही याद करा करिए, कैरियोकाइनेसिस, माइटोसिस, है ना। समसूत्री से अच्छा है कि हम क्या याद रखें? माइटोसिस याद रखें, कैरियोकाइनेसिस याद रखें, ठीक है ना। दूसरा जो इसकी स्टेज है उसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। दूसरी जो है साइटोकाइनेसिस। दूसरा है साइटोकाइनेसिस। तो माइटोसिस डिवीजन दो प्रोसेस में होता है। माइटोसिस डिवीजन में दो तरह की प्रोसेस होती है। पहला होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात है नहीं। देखिए इन दोनों में होता क्या है। कैरियोकाइनेसिस का क्या मतलब होता है? कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियर, जो हमारा न्यूक्लियस है उसका डिवीजन। जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तब इसे हम क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस जब डिवाइड होगा, तो जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है? न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है तब हम इसे बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। अब न्यूक्लियस के अलावा जैसे ये सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, तो जब सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, सबसे पहले न्यूक्लियस होता है और उसके बाद ये बाहर का जो है इसे हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, है ना। ये हमारा न्यूक्लियस है सेंटर में और ये आसपास पूरा वाला जो एरिया है इसे हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, तो जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो इसे हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। और साइटोप्लाज्म इसके बाद डिवाइड होता है। पहले न्यूक्लियस हो जाएगा, मतलब पहले कौन सी प्रोसेस होगी? कैरियोकाइनेसिस होगी, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। न्यूक्लियस जब पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है तब बाद में इसका डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो इसे हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटो से याद रखना साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर किसका जो है डिवीजन देखने को मिलेगा? साइटोप्लाज्म का। तो यहाँ पर हमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन देखने को मिलता है। दोनों हो रहा है ना। सर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज इसी को। हाँ रिपीट कर देते हैं, सुन लीजिए। तो माइटोसिस डिवीजन जो है, माइटोसिस मतलब समसूत्री। अब माइटोसिस अगेन दो प्रोसेसेस में होता है। पहली प्रोसेस है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंदर सबसे पहले क्या होता है? कोई भी सेल जो होती है ना, उस सेल में सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर बाद में ये जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। तो जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। और जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है तब उसे हम क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। तो सिंपल सी बात है, पहले कौन सी स्टेज आएगी? कैरियोकाइनेसिस। बाद में कौन सी आएगी? साइटोकाइनेसिस। सिंपल, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़े जल्दी से। यस सर। चलिए अब आगे देखें। अब एक्चुअली कैरियोकाइनेसिस में जब हम देखें तो कैरियोकाइनेसिस की अगेन कुछ स्टेजेस होती हैं। बड़ी सिंपल सी स्टेज है, घबराना नहीं है कि अगेन और अगेन स्टेजेस आ रही हैं। बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। यदि आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे चीजों को तो सब चीज आसान है, अदरवाइज फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है इस चीज को समझना। तो अगेन इसकी क्या होती है? कुछ स्टेजेस होती हैं जिसको हम बोलते हैं PMAT। PMT से याद रख लेना। प्रीएमटी जो है, PMT होता था ना पहले, प्री मेडिकल एडमिशन टेस्ट। इसको ऐसे याद रख लेना, प्री मेडिकल एडमिशन टेस्ट, है ना। हालांकि उसमें ए नहीं होता था PMT में। प्री मेडिकल टेस्ट के नाम से पहले MBBS में एडमिशन के लिए टेस्ट होता था ना, तो उससे इसको याद रख लेना PMT। बस बीच में ए लगा देना तो आप लोग उससे क्या याद रख लोगे? PMAT, प्री मेडिकल एडमिशन टेस्ट। तो ये चार स्टेजेस किसमें देखने को मिलती है? हमें कैरियोकाइनेसिस में देखने को मिलती है।
अब इसका फुल फॉर्म क्या है? पी से मतलब होता है प्रोफेस, पी मतलब प्रोफेस, पी का मतलब क्या हुआ? प्रोफेस, पी का मतलब हुआ प्रोफेस। एम का मतलब क्या हुआ? पी मतलब प्रो, एम मतलब मेटाफेस, एम का मतलब हुआ मेटाफेस, मेटाफेस, एम का मतलब हुआ मेटाफेस। फिर आता है हमारा ए का मतलब हुआ एनाफेस, 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 प्रोफेस हो गया, मेटाफेस हो गया, एनाफेस हो गया। और टी का मतलब हुआ टीलोफेस, टी मतलब टीलोफेस, टीलोफेस। तो ये हमारी 4 प्रोसेसेस होती हैं। कौन कौन सी? कैरियोकाइनेसिस में, मतलब जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है, न्यूक्लियस का जब डिवीजन होता है, तब इन 4 स्टेजेस से होकर गुजरता है, तब ये न्यूक्लियस क्या होता है? डिवाइड होता है ना। मतलब कैरियोकाइनेसिस में 4 तरह की प्रोसेस हैं, सिंपली प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। और याद रखने का तरीका भी हमने बता दिया कि इनका पहला लेटर उठा लेना और उसको कैसे याद रख लेना? प्री मेडिकल एडमिशन टेस्ट, प्री मेडिकल एडमिशन टेस्ट, है ना। प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। तो इस तरह से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। तो अब अपन देखते हैं कि प्रोफेस में क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफेस की, कि प्रोफेस में क्या हो रहा है। फिर बात करेंगे मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। मेन फेज है प्रोफेस ही। यदि आपने प्रोफेस समझ लिया तो मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस तो बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है उसमें। मेन प्रोफेस को समझना है कि प्रोफेस के अंदर बहुत कुछ हो रहा होता है। तो मेन फेज है हमारा प्रोफेस, बाकी तो मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ऐसे ही समझ में आ जाएगा, बिल्कुल तुरंत समझ जाओगे आप। चलिए तो बात करते हैं हम प्रोफेस की, कि प्रोफेस में एक्चुअली क्या होता है। अब देखिए प्रोफेस की बात करें, साइटोकाइनेसिस अपन बाद में यहाँ पे देखेंगे, पहले हम कैरियोकाइनेसिस। अभी हमने बताया सबसे पहले क्या डिवाइड होगा, सबसे पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड होगा। ये एक सेल है, ये क्या है? एक सेल, बड़ा सा हम बना देते हैं, ये एक सेल है। इस सेल के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? इस सेल के अंदर हमें न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। ये हमारा न्यूक्लियस, ये सेल है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस भी है। और इस न्यूक्लियस के पास हमें क्या देखने को मिलेगा? ये एक सेंट्रियोल है। ये क्या है? सेंट्रियोल। अभी बताया ना, सेंट्रियोल। तो ये सेंट्रियोल है। देन और क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर? सेंट्रियोल के अलावा हमें न्यूक्लियस के अंदर हमें क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। ये मान लो क्या है? क्रोमोसोम्स है। ये क्रोमोसोम्स हो गए, ये क्रोमोसोम्स है, ये सेंट्रियोल है। देन ये जो बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ये बाहर वाली जो मेम्ब्रेन, इसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, क्योंकि किसकी मेम्ब्रेन है? न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना। देन क्रोमोसोम्स भी हो गए। और क्या देखने को मिलता है? इस न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है ना, ये तो न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर हमें एक और न्यूक्लियस देखने को मिलता है। इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर एक और हमें सेंटर दिखाई देता है, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। इसे हम क्या बोलेंगे? जो हमने रेड कलर का बनाया है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, LUS, लस, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस नहीं है ये, न्यूक्लियस तो क्या है? न्यूक्लियस ये है, लेकिन ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर भी एक न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस को हम क्या बोल रहा है? न्यूक्लियोलस बोल रहा है। तो ये चीजें हमें सेल में मेनली दिखाई देती है। इसके अलावा और भी चीजें हैं, वो हमने बनाई नहीं, उसकी अभी जरूरत नहीं है। जिन चीजों की जरूरत है वो चीजें अभी हमने यहाँ पर आपको शो करके बता दी। अब इसके अलावा इसमें क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, और क्या होगा? गोल्गी एपरेटस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, और दुनिया भर की चीजें जो सेल के अंदर होती है वो सब होंगी इसके अंदर। लेकिन हमें मेन जिन चीजों की जरूरत है वो चीजें हमने यहाँ बना दी। किस किस चीज की जरूरत है? सेंट्रियोल की जरूरत है, ठीक है ना। और किसकी जरूरत है? क्रोमोसोम्स। ये क्या है? क्रोमोसोम्स है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है। ये चीजें हमें यहाँ पर दिखाई देंगी। अब देखिए क्या होगा। सबसे पहले प्रोफेज के अंदर क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। प्रोफेज के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे प्रोफेज। प्रोफेज में एक्चुअली क्या होता है? देखिए सेल ने इससे पहले
कौन सी प्रोसेस हुई होगी? कैरियोकाइनेसिस से पहले कौन सी प्रोसेस हुई होगी? इंटरफेस, है ना। ये आप लोगों को याद है ना कि इससे पहले तो इंटरफेस हुआ होगा ना, क्योंकि इंटरफेस में सेल अपने आप को क्या करती है? डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर करती है, उससे पहले इंटरफेस हुआ है। अब इंटरफेस के बाद कैरियोकाइनेसिस शुरू होगा, मतलब सेल डिवाइड होगी, और उसके अंदर पहली जो है कौन सी स्टेज आ गई? प्रोफेस स्टेज आ गई। अब प्रोफेस के अंदर होता क्या है कि जो क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं ना, ये क्रोमोसोम्स थोड़े से क्या हो जाते हैं? कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस मतलब हम कह सकते हैं कॉइल्ड हो जाते हैं। जैसे कि मान लो ये क्रोमोसोम्स है, ये क्या है? क्रोमोसोम्स है ना। इस तरह से धागे जैसे रहते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थिन रहते हैं, पतले पतले से रहते हैं। तो जब ये पतले पतले से रहेंगे तो ये अपने आप को क्या कर लेते हैं? कॉइल कर लेते हैं। इस तरह से क्या कर लेते हैं? कॉइल। और जब ये अपने आप को कॉइल कर लेंगे, पहले ऐसे थे, थिन थे, और ये क्रोमोसोम्स अपने आप को क्या कर लेते हैं? इसमें प्रोफेस में, ये बात कर रहे हैं प्रोफेस, तो प्रोफेस में क्रोमोसोम्स अपने आप को क्या कर लेते हैं? कॉइल। और जब ये कॉइल हो जाएंगे तो आप ऑब्वियस सी बात है, यदि मान लो कोई इस तरह से वायर है, पतला वायर है, जब आप उसको इस तरह से कॉइल कर लोगे तो कैसा हो जाएगा? थिक हो जाएगा, हमें थोड़ा सा मोटा दिखेगा, हालांकि दिखेगा मोटा, है ना। तो क्या हो रहा है? ये इस तरह से थे, अब हमें कॉइल हो जाएंगे तो इस तरह से थोड़ा सा मोटा स्ट्रक्चर दिखने लगता है। तो ये जब ये थिन से कॉइल होते हैं तो इसे हम बोलते हैं क्या हो गए? जो है क्रोमोसोम्स क्या हो गए? कंडेंस हो गए। तो कंडेंसन यहाँ पर देखने को मिलता है किसके अंदर? हमें प्रोफेस के अंदर। तो क्या देखने को मिला हमें? कंडेंस। तो सबसे पहले क्या हुए? क्रोमोसोम्स यहाँ पर कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंस होने के बाद ये अपने आप को डुप्लीकेट भी करेंगे, और डुप्लीकेट तो इंटरफेस में ही हो चुका होता है। डुप्लीकेट मतलब एक क्रोमोसोम्स क्या करेगा? जैसे कि मान लो ये क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम्स है, ठीक है ना। इस तरह से क्रोमोसोम्स रहते हैं, तो ये अपनी डुप्लीकेट कॉपी बना लेगा। इस तरह से क्या बना लेगा? ये अपनी डुप्लीकेट कॉपी बना लेगा, है ना। जितने भी क्रोमोसोम्स रहेंगे वो अपनी डुप्लीकेट कॉपी बना लेगी। जैसे फॉर द एग्जांपल ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में कितने? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ना। तो ये 46 के 46 क्रोमोसोम्स क्या करेंगे? अपनी डुप्लीकेट कॉपी बना लेंगे जब डिवीजन हो रहा होता है। अनिल पांडुरंग राठौर जी म्यूट रखिए, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई कि डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं ये, ठीक। तो प्रोफेस में क्या क्या देखने को मिला? फिर से सुनिए। प्रोफेस में हमें पहली चीज क्या देखने को मिली कि क्रोमोसोम्स पहले कैसे थे? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थे, स्ट्रेट थे, वो क्या हो गए? कंडेंस हो गए, उनमें कंडेंसन देखने को मिला। दूसरी चीज क्या देखने को मिली कि क्रोमोसोम्स में अपने क्या कर ली? डुप्लीकेट कॉपी बना ली। एक क्रोमोसोम्स ने अपनी सेम वैसी ही एक दूसरी कॉपी बना ली। इसे हम बोलते हैं डुप्लीकेशन, मतलब डुप्लीकेट कॉपी बनाने की प्रोसेस, है ना। तो ये अपना प्रोफेस में देखने को मिलेगा। और क्या होगा प्रोफेस में? अब देख, इधर देख, ये था हमारा सेंट्रियोल। अब क्या होगा? जैसे क्रोमोसोम्स ने अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाई है, ऐसे ही क्या होगा? ये जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल भी क्या करेगा? अपनी डुप्लीकेट कॉपी बना लेगा। सेंट्रियोल भी अपनी डुप्लीकेट कॉपी बना लेता है। जैसे क्रोमोसोम्स में अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाई, सेंट्रियोल ने भी अपनी एक डुप्लीकेट कॉपी बना ली, ठीक है ना। मतलब यहाँ इसमें सेंट्रियोल्स में भी हमें डुप्लीकेशन देखने को मिलता है। अब क्या होता है? प्रोफेस में ही चल रहा है, ये पूरी की पूरी प्रोसेस प्रोफेस में ही चल रही है, याद रखना, है ना। अभी मेटाफेस में हम नहीं आए, ठीक। अब क्या होगा? आगे की स्टेज, इससे आगे की स्टेज हम बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इसके आगे की प्रोफेस एक बार रिपीट कर देंगे सर प्लीज, थोड़ा सा एक बार सुन लीजिए। देखिए प्रोफेस के अंदर क्या हो रहा है? प्रोफेस में जो क्रोमोसोम्स थे, इन क्रोमोसोम्स ने क्या करा? क्रोमोसोम्स ने अपनी डुप्लीकेट कॉपी बना ली। फॉर द एग्जाम्पल यहीं पे हम बता देते हैं, ये मान लो सेल है, इसका क्या है? ये इसका न्यूक्लियस है, इसका क्या है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर हम यहाँ पे बना देते हैं क्रोमोसोम्स। ये हमारा, हम दो क्रोमोसोम्स लेके चलते हैं, ठीक है ना। मान लो दो क्रोमोसोम से समझाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? दो क्रोमोसोम्स को लेके चल रहे हैं। तो एक क्रोमोसोम्स ये है और एक क्रोमोसोम्स ये है, ठीक है ना। दो क्रोमोसोम्स है इसके न्यूक्लियस में। तो ये क्या करेगा? ये अपनी इस तरह से डुप्लीकेट कॉपी ये बना लेगा। तो इसने क्या करा? अपना डुप्लीकेट कॉपी बना ली, है ना। एक ये बन गया, एक ये बन गया, है ना। एक ने दो क्रोमोसोम्स में डिवाइड, मतलब डिवाइड नहीं हुआ, डुप्लीकेट कॉपी बनाई। देख और क्या हुआ? ये जो सेंट्रियोल हमें दिख रहा था, ये सेंट्रियोल ने भी क्या करा? अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाई।
इस सेंट्रियोल ने भी अपनी डुप्लीकेट कॉपी बना ली और साथ में क्या हुआ, ये जो क्रोमोसोम्स थे ये डेंस हो गए थे। डेंस मतलब ये पहले स्ट्रेट लाइक थे, एक धागे के रूप में थे और इन्होंने अपने आप को कॉइल कर लिया। तो ये तीन चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिली, ठीक है ना। और क्या होता है प्रोफेस में, और क्या हो रहा है वो देख लेंगे। अब ये जो सेंट्रियोल है, ये जो इसका सेंट्रियोल दिख रहा है, ये सेंट्रियोल कहाँ चला जाता है, इसके दूसरी साइड चला जाएगा यहाँ पर। यहाँ से हट के सेंट्रियोल कहाँ चला गया, अनदर साइड, ठीक है। तो सेंट्रियोल ने अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाई और डुप्लीकेट कॉपी बनाते वो कहाँ चला गया, इसके अनदर साइड चला गया, ठीक है। देख अब क्या होगा, जब अनदर साइड चला जाएगा और क्या देखने को मिलेगा। अब ये जो हमें सेल मेम्ब्रेन दिख रही है, ठीक है ना, ये जो सेल मेम्ब्रेन दिख रही है, ये सेल मेम्ब्रेन भी प्रोफेस में क्या हो जाती है, हट जाती है, गायब हो जाएगी, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन भी क्या हो गई, गायब हो गई, ठीक है ना। और क्या देखने को मिलेगा, ये जो हमें न्यूक्लियस दिख रहा था बीच में, ये न्यूक्लियस भी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, ठीक है ना। ये सब चीजें अभी प्रोफेस में चल रही है, ध्यान रखिएगा। प्रोफेस में हमें क्या क्या देखने को मिला, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन हट गई। जो हमारा सेंट्रियोल था इसने अपनी डुप्लीकेट कॉपी बना ली और डुप्लीकेट कॉपी बना के कहाँ चला गया, वो दूसरी साइड चला गया। ये जो न्यूक्लियस दिख रहा था ये भी यहाँ से क्या हो गया, हट गया, सिंपल। अब देखिए अब क्या होता है, प्रोफेस की ही बात चल रही है, अभी तो ये सब पूरा प्रोफेस ही चल रहा है। यदि प्रोफेस समझ लिया तो ये तो बड़े आसान है। आज अपन प्रोफेस की ही बात करेंगे, है ना। कल के लेक्चर में हम मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस बताएंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ प्रोफेस की बात करते हैं, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आई, जो सेंट्रियोल था वो दूसरी साइड चला गया, मेम्ब्रेन भी हट गई, डुप्लीकेट कॉपी बन गई और ये जो न्यूक्लियस था ये भी क्या हो गया, गायब हो गया यहाँ से। अब और क्या होगा प्रोफेस के अंदर, अब क्या होता है, ये जो सेंट्रियोल है, हम जानते हैं कि सेंट्रियोल ही क्या करता है, डिवाइड करने में हेल्प करता है ना। ये हम पहले से भी जानते हैं कि सेल को डिवाइड कौन करता है, सेंट्रियोल। तो अब देखिए सेंट्रियोल किस तरह से इसको डिवाइड करेगा। अब क्या होगा, सेंट्रियोल से कुछ धागे जैसे स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, कुछ जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। कैसे निकलते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये हमारा एक सेंट्रियोल है, तो सेंट्रियोल से क्या निकलेंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलेंगे इस तरह से, जो कि एक सेंट्रियोल को दूसरे सेंट्रियोल से जोड़ेंगे इस तरह से, ठीक है ना। सेंट्रियोल से क्या निकलेंगे, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलेंगे और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्या कर रहे हैं, एक सेंट्रियोल को दूसरे सेंट्रियोल से जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ दूसरे भी, इन धागों को हम क्या बोलते हैं, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। इन धागों को हम क्या बोलेंगे, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। इन धागों को क्या बोला जाता है, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। मतलब सेंट्रियोल से पोलर माइक्रोट्यूब्यूल जो है निकलते हैं। इसके अलावा एक और तरह का धागा निकलता है, वो भी सेंट्रियोल निकालता है। और वो धागे कहाँ जाते हैं, ये जो हमारा ये जो हमारा क्रोमोसोम दिख रहा है ना, देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए, ये हमारा क्रोमोसोम है, इसने क्या करा था, अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाई थी। ये एक क्रोमोसोम्स था, इसने अपनी डुप्लीकेट कॉपी बना ली, ठीक है ना। तो क्रोमोसोम्स का जो सेंटर वाला पार्ट जो रहेगा ना, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। ये वाला बीच का जो पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, ये जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है। जब क्रोमोसोम्स में अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाई थी, जैसे एक क्रोमोसोम ये था, इसने अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाई थी, तो बीच वाला जो पार्ट था इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। तो वही हम बता रहे हैं कि सेंट्रियोल से जो दूसरे तरह के धागे निकलते हैं वो कहां पर जाके जुड़ जाते हैं, सेंट्रोमियर के अंदर जाके जुड़ जाते हैं। इस तरह से ये रेड कलर से हम बना देते हैं। तो इस तरह से क्या होंगे, ये इसके सेंट्रोमियर से जाके जुड़ जाएंगे। तो दो तरह के धागे निकले, कहां से निकले, सेंट्रियोल से निकले। पहले तरह का धागा जो था उसको हम क्या बोल रहे थे, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल बोल रहे थे। दूसरे तरह का जो धागा निकला था, जो रेड कलर के हमने बनाए, वो कहां पर जाके जुड़ गए, वो जुड़ गए सेंट्रोमियर के पास जाके जुड़ गए, ठीक है ना। और इन धागों को जो सेंट्रोमियर के पास जाके जुड़े, इन्हें हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ये कौन से फाइबर्स हो गए, स्पिंडल फाइबर्स।
स्पिंडल फाइबर्स। तो ये हो गए स्पिंडल फाइबर्स, तो इन्हें हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स। यहाँ पर हमारी प्रोफेस आके खत्म हो जाती है। ये आखिरी मतलब जो है यहाँ पर देखने को मिलता है, स्पिंडल फाइबर्स आएंगे। तो यहाँ आके हमारी कौन सी खत्म हो गई, प्रोफेस जो स्टेज है, ये प्रोफेस स्टेज यहाँ आके कंप्लीट हो जाती है। अगली स्टेज जो रहेगी जिसको हम बोलेंगे मेटाफेस, ये अपन कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, तो काफी बड़ा लेक्चर हो जाएगा, टाइम भी अपना हो गया है, तो वो अपन कल के लेक्चर में बात करेंगे। और यदि पूरा का पूरा आज पढ़ा दिया तो हो सकता है आप लोग कंफ्यूज भी हो जाओ उस चीज में। अगर ये प्रोसेस समझ ली, ये तो बड़ी आसान है ना। ये जो बाकी की प्रोसेस है ना, ये बड़ी आसान है। एक बार फिर से अपन देख लेते हैं, क्विक रिवाइज करवा देते हैं। देखिए हमने क्या बताया, सेल जब डिवाइड होती है तो सेल डिवीजन में जो है दो तरह की प्रोसेस होती हैं, एक कैरियोकाइनेसिस और दूसरी होती है साइटोकाइनेसिस, है ना। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, सबसे पहले ये जो न्यूक्लियस है इसका डिवीजन देखने को मिलेगा, और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, ये जो साइटोप्लाज्म है इसका डिवीजन देखने को मिलता है। कैरियोकाइनेसिस अगेन 4 फेज हमें देखने को मिलते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज के अंदर क्या क्या हो रहा है, बस ये हमें ध्यान रखना है, बाकी का हम बार बार बोल रहे हैं, बड़ा आसान है। प्रोफेज यदि याद रहेगा तो बाकी की चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। प्रोफेज थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना पड़ता है क्या क्या हो रहा है। तो प्रोफेज में हमें पहली चीज क्या देखने को मिली थी, ये जो क्रोमोसोम्स थे न्यूक्लियस के अंदर वो क्या हो गए थे, कंडेंस हो गए थे, मतलब ठीक। दूसरी चीज हमें क्या देखने को मिली कि ये जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या हो गई थी, गायब हो गई। तीसरी चीज क्या देखने को मिली कि ये जो न्यूक्लियोलस दिख रहा था हमें, ये भी गायब हो गया था। न्यूक्लियोलस भी क्या हुआ, गायब हो गया। फिर क्या देखने को मिला, ये जो सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल ने भी अपनी क्या करी, डुप्लीकेट कॉपी बनाई। तो डुप्लीकेट कॉपी बना के वो दूसरी साइड चला गया, ठीक है ना। ये दूसरी साइड क्यों गया, क्योंकि इसको धागे निकाल लेते, ठीक है ना। तो पहले तरह का जो धागा निकला था उसको हम बोल रहे थे पोलर माइक्रोट्यूब्यूल बोल रहे थे। तो ये धागे कहाँ पे आके अटैच हो गए, सेंट्रियोल के पास, मतलब एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल को जोड़ दिया। दूसरे तरह जो है तरह का जो धागा था इसको हम स्पिंडल फाइबर्स बोल रहे थे। ये स्पिंडल फाइबर्स भी सेंट्रियोल निकालता है, और ये कहां पर आके अटैच होते हैं, ये जो क्रोमोसोम्स ने अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाई थी ना, जैसे कि देखिए ये एक क्रोमोसोम्स था, ये एक क्रोमोसोम से, और इसने अपनी क्या करी, डुप्लीकेट कॉपी बना ली इस तरह से। ये एक था और ये इसकी क्या है, डुप्लीकेट कॉपी है ना, ये इसकी डुप्लीकेट कॉपी और ये एक है। तो इसका जो सेंटर है, इस सेंटर पे आके ही जुड़ते हैं कौन से फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स, है ना। यहां से निकलेंगे और उसके सेंटर्स पर आकर जुड़ जाएंगे, और इस सेंटर्स को हम क्या बोल रहे हैं, सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर में आकर जुड़ जाते हैं। इतनी कहानी होती है प्रोफेज की, बाकी की कहानी अपन कल पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आई होगी इतनी बात अच्छे से। बढ़िया था, बढ़िया जी सर। तो कल मिलते हैं, अपन इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। कल की क्लास आप लोग मिस मत करना, नहीं तो पता चले आज आधा पढ़ा, आधा कल की क्लास मिस कर दी तो वो कहानी ही गायब हो जाएगी, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ये अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सर। ओके ओके ओके, मिलते हैं कल। स्क्रीनशॉट लेना। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप लोग तो कल करिए। देखिए अभी अपना इनकम्प्लीट है, सुन लीजिए पहले हमारी बात तो सुनिए प्लीज। अभी ये अपना इनकम्प्लीट है, जब कंप्लीट हो जाए तो आप लोग क्वेश्चंस भी कर लीजिएगा। अभी क्या है, इनकम्प्लीट है ना, हो सकता है आपसे जो क्वेश्चन है, हो सकता है आपके जो क्वेश्चन है उसके आने वाले फेज में मिल जाए, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेना था। हाँ जी, ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हो गया सर, 1 मिनट। हाँ जी, ले लीजिए। जो लाइट आ रही है सर, प्लेस से दिख नहीं पाता है बोर्ड सर, दिख नहीं रहा कुछ भी। ठीक है, अब ठीक है सर, दिख नहीं रहा कुछ भी। हो गया सर, अब दिख रहा है। हो गया। चलिए, ओके ओके।